नमस्कार, राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने कहा था कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो अगला लेक्चर्स होगा उसमें हम जो संविधान में जो करेंट्स के मुद्दे हैं उस करेंट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और अभी तक अगर आप पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन 3 लेक्चर्स को देखिए। निश्चित तौर पर इंडियन पॉलिटी से संबंधित जिस तरीके से अभी वर्तमान पैटर्न्स के आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी पढ़ना और प्रश्न बनाना इन दोनों बड़ा अंतर हो जाता है। हमें कई बार संविधान से संबंधित प्रावधान बेहतर तरीके से समझ तो आता है, लेकिन प्रश्नों की जटिलता पूछने का तरीका ऐसा होता है कि हमें वहां पर समस्या आता है। तो उन आपके वीडियो लेक्चर्स को देखकर निश्चित तौर पर आपको संविधान से संबंधित आपके क्वेश्चंस बनाने में आपकी सहूलियत होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो करेंट से संबंधित है, अर्थात नए संसद भवन से संदर्भ में क्वेश्चन है कि नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, मतलब उसका जो शेप है वो ट्रायंगल है, तथा यह सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। लोकसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय फूल कमल तथा राज्यसभा कक्ष की थीम जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। आप सभी को मालूम है कि हमारे इसी वर्ष नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक नए तरीके से नई व्यवस्थाओं के साथ नवीन संसद भवन का निर्माण किया गया है। ये नवीन संसद भवन बहुत कम ही समय में आपका निर्मित हुआ है। इस संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम देखें नई संसद भवन से संबंधित, तो इसका जो शिलान्यास है, ठीक है, इसका शिलान्यास का जो डेट है 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया और इसका जो इनॉग्रेशन डेट है अर्थात उद्घाटन का जो डेट है वो है 28 मई 2023। 28 मई 2023 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया। और इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट अगर देखें तो इसके जो आर्किटेक्ट हैं, इसके जो वास्तुकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बन सकता है। नाम है, याद रखिएगा, विमल पटेल। ठीक, इसके वास्तुकार कौन है? नवीन संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और जिस कंपनी ने इसे आपके निर्माण किया है, निर्माणकर्ता टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। क्लियर है? और इसमें भारी मात्रा में आपके पैसे भी खर्च किए गए हैं, जिसकी लागत लगभग 971 करोड़ की राशि से ये आपका नवीन संसद भवन का निर्माण किया गया है। अगर इसमें हम क्षेत्रफल की बात करें, टोटल क्षेत्रफल अगर एरिया की बात करें तो लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है आपका फैला हुआ है। ठीक, 65,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है आपका फैला हुआ है। एक विस्तृत क्षेत्र में आपका ये जो है ठीक नवीन संसद भवन का क्षेत्रफल है। इसका जो शेप है ठीक वो एक त्रिकोण आकार का है, त्रिभुजाकार है, मतलब ट्रायंगल के शेप में इस नवीन संसद भवन का निर्माण किया गया है। अगर इसमें बैठक व्यवस्था की बात करें तो लोकसभा का जो कक्ष है ठीक उसमें टोटल बैठक व्यवस्था में 888 सीटें हैं। वहीं पर अगर राज्यसभा की बात करें तो ये संख्या है 384। अगर दोनों को देखते हैं तो ये होता है 1272। ठीक, तो लोकसभा में 888 है और राज्यसभा में 384। और जो ज्वाइंट मीटिंग को लेकर, संयुक्त अधिवेशन को लेकर, जब लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है उसमें 1272 लोगों के बैठने का भी व्यवस्था लोकसभा के अनुसार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ज्वाइंट मीटिंग है, संयुक्त अधिवेशन, वो लोकसभा के नियमानुसार चलता है। ठीक, अध्यक्षता के संदर्भ में भी पहले लोकसभा के अध्यक्ष ही उसके अध्यक्षता करते हैं। क्लियर? अब इसमें अगर हम थीम की बात करें, थीम तो याद रखिएगा लोकसभा का जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक, क्या है आपका? राष्ट्रीय पक्षी मोर। और वहीं पर राज्यसभा
की अगर हम बात करें तो ये है आपका राष्ट्रीय फूल, अर्थात क्या है, कमल है। क्लियर है? इस तरीके से नवीन संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है। प्रश्न में आते हैं, नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, बिल्कुल सही है। ठीक, आकार कैसा है, ट्रायंगल है अर्थात त्रिकोणीय है। इसे सेंट्रल विस्टा परियोजना, याद रखेंगे परियोजना का नाम भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विस्टा परियोजना का यह हिस्सा है, तो यह स्टेटमेंट सही है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट विमल पटेल, आर्किटेक्ट का नाम को क्या है आपका, विमल पटेल, ये गुजरात से हैं, तो ये इनके द्वारा इसे, इसके जो वास्तुकार हैं आर्किटेक्ट है। लोकसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय फूल, ये गलत है। लोकसभा की थीम जो है वह राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक, वहीं पर राज्यसभा का कक्ष का जो थीम है वो क्या है आपका, ठीक है, कमल है, तो ये अपोजिट हो गया है। लोकसभा कक्ष का फूल हो गया, राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका, मोर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से इसमें जो सही है वह 1 और 2, मतलब ठीक, जो करेक्ट है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन है, 1 और 2। क्लियर है? चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 106वां संविधान संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में महिलाओं को 25% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। कूट के आधार पर सही का आपको चयन करना। आप सभी को मालूम है कि अब तक हमारे संविधान में टोटल संविधान संशोधन की संख्या यदि आपसे पूछता है तो याद रखेंगे अब तक 106 संविधान संशोधन अब तक क्या है, संविधान के अंतर्गत किया जा चुका है। ठीक, 106 संविधान संशोधन हो चुका है और 106वां जो संविधान संशोधन है वो क्या है आपका, उसी को नारी वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। क्लियर है? अब इसके संदर्भ में बात करें कि जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 है, ठीक है, ये अगर बात करूं मैं तो लोकसभा में ये 20 सितंबर 2023 को ये लोकसभा से पास हुआ है। अगले ही दिन 21 सितंबर 2023 को ये राज्यसभा से पास हुआ है और उसके बाद राष्ट्रपति का जो इस पर हस्ताक्षर हुआ वो हुआ 29 सितंबर 2023। 20 को लोकसभा में, अगले ही दिन 21 सितंबर को राज्यसभा में और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किया 29 सितंबर 2023 को। क्लियर है? इस तरीके से यह अधिनियमित होकर 106वां संविधान संशोधन, ठीक, और इसका नाम क्या दिया गया है, नारी वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को कितना, 33% आरक्षण, 1/3, अर्थात ये आरक्षण कितना है, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 25% आरक्षण। वैसे राज्यसभा में तो रिजर्वेशन होता ही नहीं है। क्लियर? राज्यसभा में, विधान परिषद में आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है संविधान में, यह केवल विधानसभा और लोकसभा में है। तो 25% नहीं, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण का जो प्रावधान है वो कितना है आपका, 33% का आरक्षण है, न कि आपका 25%। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस संदर्भ में देखेंगे तो आंसर क्या होगा, केवल 1 होगा। क्लियर है? इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है केवल कितने के लिए है आपका, मतलब 33% है, न कि 25%। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विचार कीजिए। ठीक, आपको मालूम है कि नए परिसीमन आयोग का गठन किया गया जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के सीटों के परिसीमन के लिए बनाया गया था। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर कितना किया गया, 114 करने का प्रस्ताव है। यह सही है, याद रखेंगे। इसमें कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्य नामित करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 1 महिला सदस्य होगी। ये भी स्टेटमेंट याद रखेंगे, सही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए विधानसभा की 24 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है और तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन तीनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा। 107 से बढ़ाकर 114। कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्य नामित करने का प्रस्ताव किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, जिसमें से 1 महिला का होना क्या है आपको अनिवार्य है। ठीक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए विधानसभा की 24 सीटें आरक्षित की गई है। इस तरीके से तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपके, सही हैं। आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? अगला
क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370, ठीक, अगला है अनुच्छेद 370 के संबंध में सही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। क्लियर है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आर्टिकल 370 को हटाने को बरकरार रखा। बिल्कुल 11 दिसंबर 2023 को ही इसके संदर्भ में जजमेंट आया और 5 जजों की बेंच थी जिसमें अध्यक्ष जो थे वो डीवाई चंद्रचूड़ थे, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 4 और अन्य जज थे और उन्होंने फाइनली जो 370 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, ठीक, आपका अधिनियम 2019 के तहत 5 अगस्त 2019 को फाइनली 370 को विशेष राज्य के दर्जा की मान्यता को समाप्त कर दिया गया, ठीक। और उसी के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसे लीगल करार दिया, सही करार दिया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ थे। क्लियर है? तो इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जब से 370 हटाया गया था, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अनुच्छेद 370, ठीक, इसका जो उल्लेख है वो टेम्पोररी प्रोविजन में था, ठीक, अर्थात भाग 21 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ठीक है, अर्थात टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन था। टेम्पोररी था इसलिए उसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया, ठीक। कब? 2019 में 370 के विशेष राज्य के दर्जा को समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले को सही करार दिया है और 5 जजों की बेंच थी। और ऐसे भी आपको मालूम है कि संवैधानिक पीठ जब भी बनता है तो 5 जजों की ही बेंच बनती है, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह बना था। क्लियर है? तो इस तरीके से ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? आपके सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी है। क्लियर? जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अब तक अगर बात करूं तो भारत में टोटल अभी वर्तमान की स्थिति में 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। क्लियर है? अब तक कितने? 16। हाल ही में अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया, ठीक। याद रखेंगे जो नीति आयोग के पूर्व में उपाध्यक्ष भी थे तो उन्हें ही 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं, ठीक, किन्हें बनाया गया? अरविंद पनगड़िया को। ये इस तरीके से इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? कौन है? अरविंद पनगड़िया। क्लियर है? तो वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 ये सही है। अब तक कुल 15 वित्त आयोग नहीं बल्कि अब तक की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 16 वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया गलत है, ठीक। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। क्लियर है? तो इस तरीके से स्टेटमेंट में अगर सही की बात करें तो 1 और 4 आंसर क्या होगा आपका? सी, 1 और 4, ठीक है। याद रखेंगे वित्त आयोग अगर देखा जाए संविधान में तो केंद्र स्तर पर केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग जिसका कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे की क्या करना? सिफारिश करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? ठीक, आपका केंद्रीय वित्त आयोग अर्थात सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। वैसे ही संविधान के अंतर्गत पंचायती राज और नगरीय निकाय के वित्तीय बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग का भी प्रावधान है। क्लियर है? राज्य वित्त आयोग का भी गठन करने का क्या है? आपका प्रावधान है, जो पंचायती राज और नगरीय निकाय के वित्तीय बंटवारे की क्या करता है? सिफारिश करता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ बातें जरूर याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री के संदर्भ में, ठीक है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी पदावधि, ठीक, अर्थात टेन्योर निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक पदधारी प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि जो उनकी टेन्योर है निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष जरूर है, बट निश्चित नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, अर्थात जब तक बहुमत है तभी तक आपका क्या है, कार्यकाल है। अगर लोकसभा में बहुमत अगर हटता है तो आप क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा आपको बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक, सामान्यतः जब भी अगर सरकार बहुमत में नहीं होती है तो सरकार क्या करती है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया जाता है। और ऐसा न होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा टर्मिनेट, तो प्रधानमंत्री या मंत्री जो उनका टेन्योर है वो मुख्य रूप से प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ही है कि जब राष्ट्रपति किसी भी पद को डायरेक्ट रिमूव कर दे, हटाने का अधिकार हो, ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें प्रसाद पर्यंत कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को हटा दे। अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत है तो कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। यह तभी संभव है जब उसे लोकसभा में बहुमत न हो। क्लियर है? उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता, बिल्कुल गलत। ठीक, पेमेंट एंड अलाउंसेस को निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। किसे है? संसद को। पहली बात, प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है वो पीएम के रूप में नहीं बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य के रूप में मिलता है। ठीक, और इनके निर्धारण जो है वो निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा विधि बनाकर इसका निर्धारण किया जाता है। हाँ, इसके अतिरिक्त उनके जो अलाउंसेस है, ठीक है, आवास है, चिकित्सीय आपका मेडिकल है, ये सारी सुविधाएं इनको जरूर दी जाती है, बट पेमेंट जो है वो किस रूप में मिलता है? संसद के सदस्य के रूप में, और निर्धारण संसद। तो ये स्टेटमेंट गलत। एक पदधारी प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है। ठीक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए, पूरी मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद का गठन ही अगर हम बात करें, मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करती है और टीम के लीडर कौन है? आपके प्रधानमंत्री। टीम के लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। संविधान में कहा गया कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम के रूप में नियुक्त करेंगे। क्लियर है? और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति है। अर्थात कोई भी मंत्री, ठीक, अर्थात किसे बनाया जाए, कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, यह निर्धारण केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में क्या करते हैं? मुख्यमंत्री। इसीलिए कहते हैं मंत्रिपरिषद एक साथ डूबती और एक साथ तैरते हैं। अर्थात एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग। लेकिन अगर एक मंत्री का पद रिक्त होता है, एक मंत्री की मृत्यु होती है, ठीक, एक मंत्री त्याग पत्र देता है, मंत्रिपरिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है? भंग। कारण है कि मंत्रिपरिषद का गठन ही पीएम के रिकमेंड पर हो रहा है, तो जिसने रिकमेंड किया वही व्यक्ति नहीं है, तो मंत्रिपरिषद निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पदधारी प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु होगा तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट संहिता कब से लागू होता है? तो चुनाव के दौरान इस शब्द को बार बार आप सुनते हैं, ठीक, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। तो सभी को मालूम है कि आचार संहिता जो लगता है, जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा हुई, ठीक, आपका अनाउंसमेंट हुआ और तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग जाता है। मतलब चुनाव की कार्यक्रम की जो भी आपकी घोषणा हुई, जैसे ही तिथि का अनाउंसमेंट हुआ उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? आचार संहिता लग जाता है। ये कब से कब तक? तो जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता
तब तक, अर्थात चुनाव की अधिसूचना, चुनाव की तारीख की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम आने तक क्या रहता है, आचार संहिता लगता है। चुनाव आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, सामान्यतः जितने भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक रूल्स होता है। अर्थात उस आपके चुनाव के दौरान जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करना हर एक उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति उस दौरान कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस करता है, यदि कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसे उसके एवज में उसे अयोग्य भी किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से सदस्यों के लिए एक नियमावली होती है, बहुत सारे उसमें होता है कि अगर मान लीजिए धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर आप कोई ऐसा भेदभाव कर रहे हैं या वोट मांग रहे हैं, ठीक, या पैसों का वितरण करें, कोई ऐसी बातें कहना जिससे वोटर्स आपकी तरफ आकर्षित हों, या जिस तारीख से चुनाव प्रचार बंद हो गया है उसके बाद आप चुनाव कर रहे हैं, तो ये सब बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत चीजें आती है। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद क्या हो जाता है, ये ठीक लागू हो जाता है। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, वापस लेने की अंतिम तिथि नहीं, कब, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय कार्यवाही, भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो हम लोग इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 88 है, ठीक, अर्थात अटॉर्नी जनरल एकमात्र ऐसा पद है जो संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बस मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। वैसे ही मंत्री किसी न किसी एक सदन के ही सदस्य होते हैं, या सदस्य नहीं है तब भी आप क्या मंत्री बन सकते हैं, लेकिन दोनों सदन की बैठक में आप भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बट आपको मतदान का अधिकार उसी सदन में होगा जिस सदन में आपकी सदस्यता है। क्लियर है? तो भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट सही है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, ये आपका गलत है। मंत्री यदि है तो मंत्री के लिए विशेषाधिकार है अनुच्छेद 88 में कि वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन कब तक, 6 माह तक, क्योंकि एक व्यक्ति जो मंत्री है बिना सदन का सदस्य होते हुए 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेना अनिवार्य है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्य विधानमंडल में याद रखिएगा, विच रेफरेंस टू मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटर कंसीडर द फॉलोइंग अप स्टेटमेंट। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखते हैं तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के वापस नहीं भेज सकते। सबसे पहला देखिए, धन विधेयक के मामले में पहली बात है कि केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है और राज्य में राज्यपाल की अनुमति से रखा जाता है। ठीक, पूर्ण अनुमति से। अब यदि सदन में यह पास हो जाता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के पास गया, तो कभी भी आप इसमें सस्पेंशन वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे पूछकर, आपसे सलाह लेकर ही सदन में रखा जाता है। इसलिए कभी भी आप सस्पेंशन वीटो का प्रयोग नहीं कर, आप सुरक्षित रख सकते हैं। हस्ताक्षर करने के लिए आप कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप सस्पेंशन वीटो का प्रयोग सैद्धांतिक तौर पर नहीं कर सकते। पुनर्विचार के लिए आप नहीं लौटा सकते, चाहे केंद्र के संदर्भ में हो या राज्य के संदर्भ में। तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है, ये क्या है आपका, सही है। अगर पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस, क्योंकि उनसे सलाह लेकर ही सदन में रखा जाता है। और इसके बाद अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल की विशेषाधिकार है। क्या है इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि राज्य के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। तो याद रखें, अगर किसी भी विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा है, उस संदर्भ में फिर राज्यपाल की शक्ति नहीं रह जाती। अब टोटल डिपेंड किस पर है, राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति चाहे, ठीक, राष्ट्रपति यदि चाहे तो उस पर सहमति दे या वीटो का प्रयोग कर सकता है।
ठीक, धन विधेयक नहीं है तो बाकी अन्य विधेयक अगर है तो उसे लौटाने के लिए भी कह सकता है। तो पूरा अधिकार इस संदर्भ में किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। क्लियर है? तो जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये बिल्कुल क्या है? आपका सही है। क्लियर है? इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट इस संदर्भ में क्या है? राइट है। आंसर सी। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये परामर्शदात्री निकाय है जिनका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। कुल 4 क्षेत्रीय परिषद हैं जो भारत के सभी 28 राज्यों को कवर करती है। तो याद रखिएगा, ये परामर्शदात्री निकाय है जिनका गठन भारतीय संविधान के 263 में 263 में क्या है? अंतरराज्यीय परिषद है। हम बात कर रहे हैं किसकी? क्षेत्रीय परिषद की, जोनल काउंसिल या रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल का उल्लेख जो है वह आपका, ठीक, ये अधिनियम के अंतर्गत अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसका जो उल्लेख है वो कहां पर है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक, का सेक्शन नंबर धारा 15 में क्या है? आपका क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख है। और जब ये आपका अधिनियम में प्रावधान किया गया तो प्रारंभ में इसके अंतर्गत टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद होते थे। कितने? 5 क्षेत्रीय परिषद। फिर उसके बाद एक अधिनियम बना, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, ठीक, एक्ट परिषद अधिनियम 1971, अधिनियम 1971। और इस अधिनियम के तहत फिर 6वां जो है आपका जोनल काउंसिल प्रावधान किया गया। इस तरीके से वर्तमान में जो रीजनल काउंसिल की संख्या वो कितनी है? 6 है। ठीक, ये सारे जो हैं अगर हम बात करें तो ये आपका चारों दिशाओं में, ठीक, अर्थात उत्तर अगर हम देखें तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद, ठीक, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ये हो गए 4। और एक आपका मध्य, ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड मिडिल। चारों दिशाओं में चारों जो आपके मेट्रो सिटी हैं वही उनके हेडक्वार्टर है। मतलब नॉर्थ में दिल्ली, ठीक, साउथ में आपका क्या? चेन्नई, आपका पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और आपके पश्चिम में क्या है? मुंबई। मध्य का जो है वो क्या है? आपका प्रयागराज, इलाहाबाद। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? आपका इलाहाबाद में। ठीक है। उसके बाद ये जो नॉर्थ ईस्ट अलग से जो 1971 में बनाया गया है, इसका जो मुख्यालय है ये आपका गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में। क्लियर है? किसका? ये जो नॉर्थ ईस्ट का अलग से बनाया गया। तो टोटल 6 क्या है? क्षेत्रीय परिषद, जो 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन सबको, जैसे हम राज्यों के अंतर्गत जिला, उससे ऊपर संभाग, डिवीजन में बांटा जाता है, वैसे पूरे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इस आपके 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। इसकी संरचना में एक, इसके अध्यक्ष हमेशा क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपका गृह मंत्री होते हैं। भारत सरकार में जो गृह मंत्री हैं वह इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य में जो भी भारत के मुख्यमंत्री हैं और प्रशासक हैं यूटी के, वो क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। क्लियर है? तो ये परामर्शदात्री निकाय है जिनका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263, गलत स्टेटमेंट। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कुल 4 क्षेत्रीय परिषद नहीं, अभी वर्तमान में देखा जाए कितने हैं? 6 हैं, जो 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश को कवर करते हैं। इस तरीके से केवल अगर सही की बात करें तो स्टेटमेंट 2 होगा। चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
उनके निष्कासन के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं आपके सही हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल संसद के सभी सदस्य के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या होते हैं इसके इलेक्टोरल कॉलेज में अर्थात निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के जो हिस्सा है, जो राष्ट्रपति के महाभियोग का भाग है, वही उपराष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी क्या होते हैं, सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्यों के विधानसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं। इनके निष्कासन के लिए, मतलब इसको पद से हटाने के लिए महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा से प्रारंभ होता है और राज्यसभा में जो बहुमत लगता है वो प्रभावी लगता है, और लोकसभा में क्या लगता है, साधारण। क्योंकि जहां पर भी इंपीचमेंट प्रोसेस की अगर बात आ जाती है, ठीक, चूंकि संविधान में इंपीचमेंट तो केवल प्रेसिडेंट के लिए है, बट इंपीचमेंट प्रोसेस महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात की जाए तो और भी पद है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इसके अलावा कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, जिसमें बहुमत विशेष लगता है। इनके लिए ऐसा नहीं है, इसलिए ठीक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही हैं। क्लियर है? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संसद के दोनों सदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित की है। केंद्र सरकार के परामर्श से केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला देखिए, संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की टेन्योर निर्धारित नहीं की गई है। अच्छे से याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो आपका कार्यकाल है वो संविधान के अंतर्गत निर्धारित नहीं है। इस संदर्भ में कहा गया कि संसद के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो निर्धारित किया जाएगा। और फिर पहला जो राज्यसभा है, क्योंकि आपको मालूम है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट असेंबली है। पहली बार जो 13 मई 1952 को बना वो तब से ये कंटिन्यू चला आ रहा है, विघटित नहीं होता है। तो पहली बार जब चुने गए सदस्य तो उनका कार्यकाल कितना होगा ये राष्ट्रपति को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। और पहली बार जो सदस्य बाहर हुए वो लॉटरी सिस्टम के आधार पर बाहर हुए, ताकि जो एक प्रक्रिया निर्धारित की गई कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे, और 1/3 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। तो संविधान में याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का पदावधि निर्धारित नहीं की गई है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, कि सदस्यों की पदावधि निर्धारित की गई है। यह क्या है, गलत है। केंद्र सरकार के परामर्श से केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा को विघटित कर सकता है, बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा को विघटन करे, बट वो भी ऐसा नहीं है कि कभी भी करे लोकसभा का विघटन। अगर किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत न होने की स्थिति में या सामान्यतः 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर ही लोकसभा का विघटन किया जाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला भी गलत है। तो इस तरीके से कौन सा सही है अगर आपसे पूछ रहा है तो न तो एक नहीं दो, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके रॉन्ग है। क्लियर है? अगला, वरीयता के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों को उच्च से निम्न पद पर व्यवस्थित कीजिए। क्लियर है? तो इसमें देखिए राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर प्रधानमंत्री आ जाएंगे। क्लियर? पहले नंबर पर प्रधानमंत्री, इसके बाद क्या आ जाएंगे, ठीक, पहले नंबर प्रधानमंत्री, उसके बाद उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, ठीक, उसके पश्चात आ जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति, फिर आ जाएंगे संघ के कैबिनेट मंत्री। 1 3 2 4, ठीक, 1 3 2 4 ये आपकी क्या है, वरीयता क्रम है। ठीक, 1 3 2 4 याद रखेगा। प्रधानमंत्री पहले नंबर पर आ जाएंगे, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और संघ के कैबिनेट मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही इसका सभापति बन जाता है।
उसके निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है और लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन होता है। याद रखेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष की एक विशेषाधिकार आप कह सकते हैं कि अगर उपाध्यक्ष किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति के यदि सदस्य हैं तो निश्चित तौर पर वह क्या बन जाते हैं, उस समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे। अगर उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष किसी भी समिति के अगर सदस्य हैं तो निश्चित तौर पर वो क्या होंगे, उस समिति के अध्यक्ष होंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है, स्वतः ही क्या बन जाएंगे, वो अध्यक्ष। उसके निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है, गलत। देखिए, नवीन लोकसभा बनता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर सारे सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और इसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं। नए अध्यक्ष जब चुन लिए जाते हैं, क्लियर है, तो क्या होता है कि जो परमानेंट स्पीकर की चुनाव की तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति, याद रखेंगे, नए जो अध्यक्ष होंगे, मतलब परमानेंट स्पीकर की चुनाव की तिथि निर्धारित कौन करता, राष्ट्रपति। लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव कब होना है यह निर्धारित करने का अधिकार किसको है, यह अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को, क्लियर है। तो उसके निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है, गलत है। यह किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। हां, अध्यक्ष का तिथि, चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। वो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है, ये भी गलत है। वह स्वतंत्र है, ठीक। अपने परिस्थितियों में सामान्यतः जब अगर अध्यक्ष हैं तो उस समय वह एक सदस्य के भांति ही कार्य करते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष अनुपस्थित हैं या रिक्त है तो उस कंडीशन में अध्यक्ष की जो भूमिका है टोटल, उस भूमिका में आप कार्य करते हैं, तो वो इसके अधीनस्थ कार्य नहीं करते, याद रखेंगे। तो इस संदर्भ में 2 और 3 क्या है आपका, गलत है। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, इसमें सही 1 होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री करते हैं। तो बहुत कॉमन आपका प्रश्न है। आप सभी को मालूम है कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो जरूरी नहीं है कि तत्काल संसद का सदस्य वो हो, 6 माह तक बिना सदन के सदस्य रहते हुए भी मंत्री बन सकता है। तो एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, उसे नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री की है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। पूरी तरीके से मंत्री बनना यह पूरा संवैधानिक तौर पर यह निर्धारित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को रिकमेंड करेंगे मंत्री के लिए, वही व्यक्ति क्या होगा, वो बनेगा आपका मंत्री। वैसी राज्य में मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही राज्य में भी क्या आपके बनते हैं मंत्री। वो अलग बात है, व्यवहारिकता में मीडिया के माध्यम से, अलग अलग सोर्स के माध्यम से कि पार्टी तय करती है। निश्चित तौर पर व्यवहारिकता में पार्टी ही तय करती है कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री। लेकिन हम संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान में व्यवहार नहीं, वास्तविकता जो सिद्धांत है उसके आधार पर काम करना है। तो मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यहां भी की जाती है, क्लियर है। तो इस संदर्भ में सही क्या है, केवल और केवल क्या होगा, आपका 2 होगा, क्लियर है। चलिए आगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। क्या राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया हो। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखेंगे, अगर हम संविधान की बात करें, राज्यपाल की योग्यता में, क्वालिफिकेशन में, राज्यपाल की योग्यता में संविधान में केवल 2 बातें हैं। एक क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका। ये 2 योग्यता ही केवल राज्यपाल में लिखा गया। इसके अलावा अभी वर्तमान में व्यवहारिकता में कुछ बातें प्रयोग में आता है। पहला कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जा रही है, और साथ ही साथ उस राज्य में, जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इस संदर्भ में सरकारिया आयोग ने
आपकी सिफारिश की थी। ठीक, तो ये व्यवहारिक स्तर पर प्रयोग में होता है, तो वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्ति किया गया है, यह व्यवहार में अभी प्रयोग में आता है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक नहीं है, ऐसा व्यवहारिकता में प्रयोग के रूप में कह सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक, तो इस तरीके से यह क्या है, बिल्कुल आपका सही है। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन से, तो संविधान में केवल योग्यता में क्या आएगा, 3 आएगा। 35 वर्ष, ये सब बातें क्या है, सरकारी आयोग के रिपोर्ट पर व्यवहार में प्रयोग में आता है, न कि इसका उल्लेख कहां पर है, संविधान में है। क्लियर है, तो इस संदर्भ में आंसर जो होगा वो केवल क्या होगा, 3 होगा। क्लियर, आंसर क्या होगा, केवल 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राष्ट्रपति सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, देखिए, राष्ट्रपति केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, गलत है। ठीक, राष्ट्रपति संसदीय, हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख होते हैं। देश के कार्यपालिक प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिक प्रमुख कौन होते हैं? ठीक, राष्ट्र के राजनीतिक प्रमुख या मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है, मुख्य प्रवक्ता के रूप में कौन है? प्रधानमंत्री। क्लियर, संविधान पूरी शक्ति राष्ट्रपति को देता है, लेकिन व्यवहार में उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं, गलत है। राष्ट्रपति सदन के पटल पर सरकार की नीतियों को घोषणा करते हैं, यह भी गलत है। ठीक, राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल यह सही है। प्रधानमंत्री, संसदीय एक परंपरा जरूर है कि प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसी अनिवार्यता नहीं है। जैसे 1966 में इंदिरा गांधी जी, ठीक, उसके बाद 1996 में 1996 में एच डी देवगौड़ा, उसके बाद 2 बार आपके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, दोनों ही बार वो राज्यसभा के सांसद थे। तो यह अनिवार्य नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य आप हो सकते हैं। क्लियर है, तो यह स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है। तो इस संदर्भ में 1 और 2 क्या है आपका स्टेटमेंट? रॉन्ग है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के निम्न लिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा निर्वाचन के उद्देश्य के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के लिए उपबंध प्रदान करता है? प्रश्न है कि संसद का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा निर्वाचन के उद्देश्य के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के लिए उपबंध करता है? क्लियर है, तो इसके संदर्भ में इसका आंसर है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950। याद रखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, इसमें निर्वाचन से जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके सीटों का, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सीटों का निर्धारण, ठीक, यह इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया था। इनके निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, ठीक, ये इसके संदर्भ में बात कही गई थी। मतदाता सूची तैयार करने को लेकर, तो ये आपका प्रावधान लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 से संबंधित है। क्या कि निर्वाचन के उद्देश्य के लिए मतदाता सूची तैयार करने को लेकर ये किस अधिनियम में? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950। इसमें और भी बातें क्या क्या कही गई? तो लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक, के सीटों का निर्धारण, उनके निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, मतदाता सूची तैयार करने को लेकर ये सारी बातें इस अधिनियम के अंतर्गत कही गई है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद है 69वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? क्लियर है, तो याद रखेंगे, पहला है प्रशासनीय और पद नाम क्या उपराज्यपाल होगा? उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की इतनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
उपराज्यपाल और मंत्री परिषद के मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। अब देखते हैं प्रशासन या पदनाम क्या है, उपराज्यपाल सही है। वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से 4, ठीक 4 मतलब एक आपका दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 4 यूटी में जो प्रतिनिधि हैं प्रशासन करने के लिए, उनका नाम क्या है, उपराज्यपाल। क्योंकि संविधान में यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को लेकर क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होगा, और ये प्रतिनिधियों का नाम अलग अलग, कहीं पर प्रशासक है तो कहीं पर आपका उपराज्यपाल है। तो दिल्ली में जो है उसका नाम क्या, उपराज्यपाल, ये सही है। उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, गलत है, ठीक। वहां पर 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है। उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, इस संशोधन में यह बात सही कही गई है। अभी चूंकि इसमें कुछ परिवर्तन हो चुका है ना, लेकिन 69वें संविधान संशोधन के अनुसार उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से शक्तियों का प्रयोग करेंगे, यह बात कहा गया। उपराज्यपाल और मंत्री परिषद के मतभेद की स्थिति में गृह मंत्रालय नहीं, अगर उपराज्यपाल और मंत्री परिषद में मतभेद होता है तो यह मामला कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। इस तरीके से ए, सी, डी और एफ, ए, सी, डी और एफ क्या होगा, आंसर आपका ए होगा। क्लियर है। अभी संशोधन के तहत सामान्यतः जो दिल्ली सरकार है वो उपराज्यपाल के परामर्श से कार्य करेगी, न कि मंत्री परिषद की सलाह से। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम, ठीक, उसके बाद इसके संदर्भ में याद रखेंगे, यह है 2 माह, ठीक। देखिए संवैधानिक संकट के विषय में सही क्या है, ठीक। संवैधानिक संकट कहने का मतलब प्रेसिडेंट रूल, ठीक, या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट देखिए, राष्ट्रपति एक राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकते हैं, ठीक। राष्ट्रपति एक राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति केवल राज्यपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर ही घोषणा कर सकते हैं। राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है तो वह संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकते हैं। यह संसद के द्वारा 2 माह की अवधि के भीतर स्वीकृति हो जाना चाहिए। यह संसद के द्वारा विशेष बहुमत से स्वीकृति हो जाना चाहिए। यह संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति हो जाना चाहिए। हम लोग क्लास में आपातकाल को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। आपातकाल देखिए, जैसे आधार की बात करते हैं हम, तो राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के बारे में जब हम बात करें तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक तो 356 में उल्लेख है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, अगर उस राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है अर्थात संविधान के अनुरूप वो राज्य नहीं संचालित हो पाता तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 365 में उल्लेख है कि यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को नहीं मानता या इग्नोर करता, उपेक्षित करता है, उस कंडीशंस में उस राज्य में क्या, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन लगाने के लिए सामान्यतः राज्यपाल के परामर्श पर आप लगाते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि केवल राज्यपाल के परामर्श पर ही लगाएं, यह जरूरी नहीं है। यदि राष्ट्रपति को विश्वास है कि ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है राज्य में कि वहां पर संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है। इस संदर्भ में जो संसदीय अनुमोदन है वो घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की अनुमति आवश्यक है। साधारण बहुमत से आपके संसद के अंतर्गत आपको बहुमत की आवश्यकता होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति केवल राज्यपाल द्वारा प्रेषित पहला, राष्ट्रपति एक राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकते हैं, सही है। राष्ट्रपति केवल राज्यपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर घोषणा कर सकते हैं, गलत। केवल राज्यपाल ने, अन्य आधार पर भी यदि जानकारी मिलती है तो घोषणा की जा सकती है। राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी या राष्ट्रपति की संतुष्टि है तो वह संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकते हैं, सही है। यह संसद के 2 माह की अवधि के भीतर स्वीकृति हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह, आपका संवैधानिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल दोनों के लिए 2 माह। यह संसद के द्वारा विशेष बहुमत से स्वीकृति होनी चाहिए, गलत। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष लगता है।
राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल दोनों के लिए साधारण, यह संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति है, क्या है आपका सही है। 1, 3, 4 और 6, 1, 3, 4 और 6 थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, ये स्टेटमेंट आपका डी है। 1, 3, 4 और क्या है आपके 6 है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपातकाल से भी प्रश्न बनता है, तो ये आप, और उसमें भी ज्यादातर प्रश्न जो बनता है वो किससे बनता है, आपका राष्ट्रपति शासन से बनता है। लगभग अब तक भारत में 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। क्लियर है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो ये हमारा जो 4 वीडियो में संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने की बात हमने पहले आपके लेक्चर्स में हमने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी इस परीक्षा के लिए कितना बेहतर है। उम्मीद करता हूं कि यह आपका जो सेशन है आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा, और इन प्रश्नों का इसी तरीके से, इसी आपके उम्मीद के साथ मैंने ये सारे प्रश्न लिए हैं कि इस तरीके के प्रश्न आपके सीजीपीएससी में पूछे जाए। तो अगर अभी तक आपने इन प्रश्नों को नहीं लगाया है या प्रीवियस जो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, निश्चित तौर पर आपकी इस परीक्षा में ये आपका सेशन जो है वो आपको उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर अगली जो नेक्स्ट आपके सेशन होगा उसमें हम मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।